हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज बिहार एसएससी की बीएसएससी जो वॉल्यूम 2 है, तो उसका आज हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जीके एंड जीएस का। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे प्रश्न की। आज सेट नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वो जो 1 है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान है जो अग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान कैसी चट्टान है? अग्नेय चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किन नदियों से निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, जो नदी के मुहाने पर बना आकृति उसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। क्या? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है आपका मूल अधिकार में अनुच्छेद नंबर 15 का 2। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 15 का 2। ठीक है, यानी भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 15 के 2 में। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या है? मूल अधिकार है, जो समानता के अधिकार से संबंधित है। किससे? समानता का अधिकार से। ठीक है, आगे बढ़े। और अनुच्छेद जो 14 का 2 है, ये है साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत जो सभी व्यक्तियों को समान यानी व्यापार का प्रावधान है। ठीक है, और 16 का 1 है जो संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। ठीक है, किन किन देशों से? कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, और दिन और रात बराबर होता है भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। वो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एशिया महाद्वीप में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? यानी ASEAN पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म ASEAN, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो चलिए ढूंढते हैं। वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कौन सा देश नहीं है? इसमें है आपका जो आसियान का देश नहीं है वो है बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा है? बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा
भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो किस देश के बीच रेखा है? मैकमोहन। कौन सी रेखा बोल रही है? मैकमोहन। तो वो है भारत और चीन के बीच। कौन सा? भारत और चीन के बीच। ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। जो 24वीं संतावन रेखा था भारत पाकिस्तान के बीच, जो भारत ने अस्वीकार करती है। ठीक है। डुरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के साथ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित है? क्या किस देश से संबंधित रखती है? तो कौन से देश से संबंधित रखती है? म्यांमार से। कौन से देश से? म्यांमार से। ठीक है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुकी है 1991 में। आंग सान सू की उच्च शिक्षा कहाँ में हुई है? तो दिल्ली में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो ये नौका दौड़ से खेल से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। चलिए ईरानी कप है जो क्रिकेट से संबंधित है, पता है ना। टेनिस है जो लोअर कप से संबंधित है। ठीक है। चलिए गोल्फ है जो राइडर कप से। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो कौन सा है? यह है आपका ईरान। कौन सा हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी आपका हो जाएगा लीमा। कौन सी? पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी कौन सी है? लीमा। ध्यान रखिएगा क्योंकि राजधानी भी पूछती है। इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल। ऑप्शन नंबर डी। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। ऑप्शन नंबर डी। अगर ग्रीनलैंड का पूछेगा तो क्रोन हो जाएगा। रूस की मुद्रा पूछेगा तो रूबल हो जाएगा। ठीक है। क्रोन कहाँ की है? क्रोन है आपका ग्रीनलैंड की। कहाँ की? ग्रीनलैंड की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब पेरू की मुद्रा न्यू सोल हो जाएगा। पेरू की मुद्रा न्यू सोल। इजराइल की न्यू शेकेल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो एक किया गया है आपका विश्वनाथ आनंद को। किसको किया गया है? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है? तो कितना होती है? 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होती है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका मैथ। क्या है? मैथ। एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों को औसत अंकों में एक अंक घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? औसत। तो पहले उच्चतम प्लस न्यूनतम अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। यानी 52 छात्रों के औसत कितना है? 45। तब 52 इंटू 45 करेंगे। ठीक है। 52 इंटू 45 करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे कि न्यूनतम अंकों जो केवल एक एक छात्र को मिले हैं निकाल लिया जाए।
तो दिए गए छात्रों को औसत अंकों में एक अंक घट जाता है। तो 52 छात्र था तो एक अंक, यानी 2 लोग 45, कितना बचेगा 50 इंटू कितना हो जाएगा, न्यूनतम अंक बोल रहा है तो 45 में से एक घट जाएगा तो बच जाएगा 44, यानी 50 गुने घटा देंगे। ठीक है, हाँ जितना आएगा फिर उसके बाद उतना से भाग लगा देंगे, माइनस लिखेंगे 50 इंटू 45 माइनस 1। ठीक है, इसको घटा के 2 से भाग कर देना है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, 17 भी मैथ है। एक वस्तु को 25% और 15% क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को अगर 25% और 15% के क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है, कितने कितने पर, 25% और 15%, तो 25 से 15 कितना हो जाएगा 35%, माइनस 25 गुने ए बी फार्मूला बनेंगे ए प्लस बी माइनस ए माइनस प्लस ए इंटू बी बटे 100, ये वाला फार्मूला बनाइएगा। ऐसे भी बन जाएगा, एक तरीका और है। ठीक है, तो बना लीजिएगा। आगे बढ़ें, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका आएगा आंसर आपका 960 हो जाएगा। ठीक है, 25-15 कितना हो गया 40%, और 40% बचा कितना 60, भागा दे लीजिएगा तो बच जाएगा आपका कितना, देखिए 25 से 15 40 हो गया। ठीक है, 25 से 15 40 माइनस 25 गुने 15 कितना हो जाएगा 300, 2 0 से 0 3 घटेगा, कितना बचेगा 39, नहीं 25 गुने 15 बट्टा 100, 25 चौका 100, 4 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 40 है, माइनस 4 से भाग लगाएंगे 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 बचा 0.4 2 4 5 20, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46.25 हो जाएगा ना, 46.25 ही आएगा या 36 आएगा, सॉरी 40 तो 36 ना, 36 दशमलव कितना आया 25%। ठीक है, इसको अगर भाग लगाते हैं तो फिर पॉइंट हटेगा, नीचे 100 जाएगा, काटिएगा और उसके बाद घटाइएगा, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये बन जाएगा, सरलीकरण है, सिंप्लीफाई कर देना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वो अपने कार्यालय तक जाता है। यदि पूरे फेरे ट्रिप के दौरान औसत गति 15 किलो पर घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रहेगी। ठीक है, घर वापस आते वक्त 40 का कितना हो जा रहा है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 यानी कितना हो जाता है 4 किलोमीटर पर आवर आते समय, और जाते समय कितना हो गया x किलोमीटर। औसत चाल कितना है 15 किलोमीटर। औसत चाल बराबर होता है 2ab बटे a प्लस बी। ठीक है, तो 2 हो जाएगा आपका 2 इंटू 4x इंटू एक्स बटे 4x प्लस एक्स बराबर 15 किलोमीटर दिया है। अब सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 75/8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 1/3x बराबर 4 है तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर a प्लस 1/a पढ़े होंगे और उसका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर वाट, ये निकालने के लिए सीखोगे, यानी इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 114/25 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी इसका अगर गुना करेंगे फिर इधर करेंगे तो शॉर्ट में आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी हम ऐसे सोल्व करा देंगे, बोलिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। सोल्व कराएंगे तो बेहतरीन ढंग से करा देंगे। सोनू अपनी आय का 15% बेचती है, बचा लेती है यदि उसकी आय में 20%। चलिए मैं मैथ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को मैथ
चाहिए, अगर इस चैप्टर का यानी इस टेस्ट का यानी इस फाइल का, तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, इसका मैं मैथ सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ छोड़ के बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जीके जीएस पे चलते हैं, सब मैथ ही है, इधर भी मैथ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से क्या हो, पूर्णतः कट जाए। तो 7, 14, 28, 35, 42 का एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है जो इतना दिया, लघुत्तम सामर्थ्य इतना, महत्तम सामर्थ्य इतना, गुणनफल कितना दिया है 96 से। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग पूछ रहा है, तो 3 दूनी 6, 1/2, 16 छक 96, 16 छक 96 कितना हो जाएगा 1600। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। इन दोनों को जोड़ दिए, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बोल रहा है 71,624 में 7 का स्थानीय में ज्ञात करना। क्या 27 में क्या बोल रहा है, तो 7 तो आएगा, 1 2 3 4 जीरो पर से बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा 70,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, बना लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। सब बने वाला क्वेश्चन है, बोलिएगा तो मैं बता दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, ठीक है। आगे बोलता है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी नहीं, ठीक है। आगे मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंट लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है। तो कौन कौन सा सही है, पहला सही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL है जो 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है क्योंकि खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में ही है। खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में ही है, ठीक है। आगे बढ़ें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र, जो नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय में, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पहले पढ़िए। इसे 2005 में बनाया गया। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसे चलिए ऑप्शन देख लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड है, कितना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। इसे 2005 में बनाएगा। इसे वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के पहले यानी आज़ादी के पहले कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए थे, सिख कहलाए थे, ठीक है। आगे बढ़े, अब गुरु नानक को ज्ञान की आभास कब हुआ था, 1496 किस दिन हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को। और गुरु नानक जी की मृत्यु कब कहाँ हुई थी, करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1539 ईस्वी में। कब हुई थी, 1539 ईस्वी में। और गुरु रामदास जी हैं जो अमृतसर के नामक जलाशय खुदवाए अमृतसर नगर की स्थापना की थी।
सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह। आगे बढ़े, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। क्या लिखे थे? जफरनामा। कौन लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये है स्थित आपका गुजरात में। कहाँ है सुरकोटदा? गुजरात में है। ठीक है, जो लोथल एवं सुरकोटडा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। किसका? लोथल और सिंधु सभ्यता का, जो सुरकोटडा में सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। चले आगे बढ़े। हाथी का दांत कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। जोते हुए खेत का साज कहाँ मिला था? तो जोते हुए खेत का साज कालीबंगा यानी राजस्थान में मिला था। ठीक है, मिट्टी से बने हल का साज कहाँ मिला था? बनवाली में मिला था। पता है ना? जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरू की गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बलबन के विषय में ही कहा गया था कि लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, बलबन ने ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कंडाली महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? कंडाली महोत्सव कहाँ में? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ में? उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ये हुई है आपका राजस्थान में। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं अपना किंग कोहली। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? किंग कोहली। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? तो कौन सा किया गया है? तो एक किया गया है व्यास सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41वां। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो कौन है? दलित भाई हीरालाल समारिया। कौन है? हीरालाल समारिया। नेक्स्ट बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किसे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं? तो कौन नहीं करता है? तो बहुराष्ट्रीय निगम। कौन सा? बहुराष्ट्रीय निगम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका 1911 में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने कब भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है? तो 52 सेकंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? उधम सिंह। कब किया था? 1940 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौरी चौरा कांड। ये आपका मैथ है, मैथ आप बना लीजिएगा। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्चे 8:5 के अनुपात में। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है तो बी 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत
कितनी होगी? बहुत ही आसान है, निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 भी मैथ है, आपका औसत निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गो है, जोड़ लीजिएगा। अब 6 गो है तो 6n तो हो ही जाएगा। 6n कितना हो जाएगा? 6 गो है तो 6n औसत निकालना है, प्लस 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बट्टे 6। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, और ये कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, एन कॉमा ले लिए ना, 3 पचे 15 और 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो n प्लस 5/2 बच जाएगा। कितना बचेगा? n प्लस 5/2, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1/1/a प्लस 1/b प्लस 1/1c प्लस 1/2 बराबर 16/23। तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। कितना निकालना है? a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा, हम आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा कितना? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेकनिंग वाला सवाल है, बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है, बन जाएगा ना? बन जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो ये भी बना लीजिएगा। 2/3 ग्रेटर लेस देन 3/5 लेस देन 11/15। ठीक है, 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम बताना है, क्या होगा? चलिए आगे बढ़े। एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो कितना बच जाएगा? इस संख्या को अगर वर्ग करके भाग देते हैं तो बच जाएगा हमारा 4। ठीक है, 3 3 9, 5 से भाग देंगे 9 को 4 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सब मैथ ही है, मैथ है, मैथ है, मैथ। ये आपका रीजनिंग आ गया। ठीक है, और ढूंढते हैं। हाँ, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह किसने किया था? तो ये किए थे आपको बेगम हजरत महल। कौन किए थे? बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब हुआ था विद्रोह 1857 का? ये हुआ था 10 मई 1857। कहाँ से शुरू थी? मेरठ से शुरू थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बता देता हूँ। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी ही कहते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर अवस्थित है कहाँ? तो अरल सागर अवस्थित है काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो ये की गई 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो ये लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सार्वजनिक मत प्रताप प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? किस देश के संविधान से किया गया था? यह किया गया था ब्रिटेन से। 67 में बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व
किसने किया था? तो किसने किया था? पीर अल्ली ने। किसने किया था? पीर अल्ली ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ आपका भारत और चीन के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए? अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए? तो ब्रिटेन और चीन के। ऑप्शन नंबर ए, 70 का ए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, मानात किस देश की नई मुद्रा है? मानात किस देश की नई मुद्रा है? तो अजरबैजान की। किसकी? अजरबैजान। ऑप्शन नंबर सी, मानात। मानात किस देश की नई मुद्रा है? अजरबैजान की। नूस संतारा किस देश की नई राजधानी है? नूस संतारा किस देश की नई राजधानी? तो इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मलेशिया का राजधानी कोआलमपुरम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो किनाबालू। कहाँ? किनाबालू। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? चलिए तो देख लेते हैं। भारत ने 2022 में 6 मान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। क्या सही है? नहीं। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। जी बिल्कुल, ये दूसरा सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, 74 का 2 सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 का था 2, 74 में आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 2009 से 10 के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया? तो कब किया गया है? तो एक किया गया 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर 76 से 77 रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, मैं PDF डाल दूंगा। रीजनिंग आपको 50 मिलने वाला। कितना मिलेगा? 50 आपको रीजनिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे से। चलिए यहाँ से, ये तो रीजनिंग है। भारत सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा सामाजिक जागरूकता फैलाने, एक मिनट, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं में के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन तथा प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1999 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो कौन कहलाता है? ये कहलाता है आपका SK डिक्के। SK डिक्के कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो किससे था? ये था आपका 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का। ऑप्शन नंबर बी, 94 का बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये है आपका 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? जब शिशु जन्म लेता है यानी पैदा होता है तो कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो आपका
जानुका नहीं होते, कौन सा, जानुका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ें। यानी उसको जानुका हड्डी यानी उसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, क्या बोलते हैं, पटेला। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300। और युवा यानी वयस्क अवस्था में कितने कुल हड्डी होती हैं, 206। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है, सिरा, विन्यास, सिराएं, स्त्री केसर, मध्य सिरा। तो कौन सा नहीं है, स्त्री केसर एक फूल का भाग है। तो क्या पूछा है, फूल का भाग है, सॉरी। तो स्त्री केसर है, सिरा, विन्यास, सिराएं, मध्य सिरा ये सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यानी पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। जैसे पुष्प में बाह्य दलपुंज होता है, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। पुमंग तथा जायांग है जो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। क्या, पुमंग तथा जायांग प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। यस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, 98 का ए। चलिए 99 पे आप पहुंच गए हैं। 99 नंबर है आपका, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, ये बृहद ज्वार भाटा यानी स्प्रिंग टाइड से होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व 100 में क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं कौन से, तो वर्ग में है क्षार धातु में। आवर्त सारणी के पहले वर्ग में कौन सा तत्व है, क्षार है। कौन सा, क्षार। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था, आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था। इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 100 हो गया ना, 101 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, हार्मोन और कार्य। मेलाटोनिन सही है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो गैस्ट्रिक का है जो जठर रंध्र होता है, जो हार्मोन है, ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रेरित होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, 101 का डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका गैल्वेनोमीटर की। किसकी, गैल्वेनोमीटर की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 3 में आइए। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो ये होता है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका कि जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। जब हम आलू के ऊपरली भाग को जब हम उतारते हैं यानी छील देते हैं तो हम कौन से भाग को उतारते हैं, तो पेरिडर्म यानी परितत्व को। कौन सा, पेरिडर्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि यह इसके कारण O2 यानी ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेन आरेख का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डाइस का क्वेश्चन है, ये उत्तर पश्चिम है, ये एंशिएंट लिखा है, ये अक्षरों का क्रम में बैठाना है। 111 भी 100
चलिए इधर क्या है, खाली रीजनिंग है क्या? चलिए ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। निम्नलिखित गति में, हाँ क्वेश्चन 121 नंबर कहाँ है? 121 नंबर आ जाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल भी जीरो एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्य सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा? तो औसत वेग किसी भी समय शून्य नहीं हो सकता, ये गलत बात है। औसत त्वरण सदैव शून्य होना चाहिए, नहीं। समान समय अंतराल में हुए विस्थापन समान होते हैं, नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, 121 का डी। जब द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल भी जीरो हो जाएगा ना, तो एक धनात्मक नियतांक है, ठीक है। यानी समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है, यानी त्वरण है जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, यानी ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 122, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? क्वेश्चन क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो देखिए चलिए बताते हैं। माध्यम के कण दो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यह श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, ठीक है। इस तरह से चलता है। ये श्रृंग है आपका, ये आपका गर्त वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो कितना है? 390 ppm। कितना है? 390 ppm। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन है, ZX एक आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो किस समूह का होगा? तो नया तत्व जब उत्सर्जित होगा तो ये समूह आपका आ जाएगा 10 में। कौन सा आ जाएगा? 10 में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक का खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक का खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक का खोज की था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सॉरी रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। 2KCl एरो उष्मा और उत्प्रेरक 2KCl+3O2G। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? क्या क्वेश्चन है? सही है। चलिए आंसर बताना चाहिए। जी बिल्कुल। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उसमें ऊष्मशोषी प्रकृति की है। यह एक संयोजन अभिक्रिया, यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मक्षेपी प्रकृति नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 126 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है, 127वां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का विलक्षण यानी वेरिड कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण वेरिड कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो यह माना जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम और DNA का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है 128 नंबर। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता तब यह क्या नहीं कर सकता? तब यह क्या नहीं कर सकता? इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद। जब सर्दी और जुकाम हो रहा होता तब उसको कौन सी
इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नजर आता है, यानी महकता नहीं है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सीधे 29 की ओर चलें। किसी सीधे धारावाहिक चालक में क्रमशः धाराएं फर्स्ट, 2 फर्स्ट और 3 फर्स्ट प्रवाहित करने पर उसमें r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः v1, v2 और v3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो ये हो जाएगा आपका, जब किसी सीधे धारावाहिक चालक में क्रमशः धाराएं लगती है तो प्रवाहित करने पर r दूरी प्राप्त होती है। तो v1, v2, v3 में निम्न सही संबंध इसको v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेसनर प्रभाव संबंधित है किससे? मेसनर प्रभाव संबंधित है किससे? अतिचालकों से। नेक्स्ट प्रश्न, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस विलयन है जो किससे प्राप्त होता है? लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एब्डेमन होता है, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। किस फाइल द्वारा, किस रोल किट द्वारा, किस पॉलीमेरोफिक द्वारा या रेसिडेंट द्वारा? तो 132 का कौन सा हो जाएगा? रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। 133 नंबर, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो ये पदार्थ हो जाएगा PVC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़े, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा? कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 135 नंबर। 135वां क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, किसकी उपयोग करता है? वो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका रीजनिंग 137 भी।